बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। शहर लाहौर का मौसम तो सर्द है, लेकिन हमने जो कल पावर शो देखा हुकूमत की जानिब से, तो उसको खैर फ्लॉप शो कहा जा रहा है और अपोजिशन का दावा ये है कि वो कामयाब हो गई है। खैर, कल के पावर शो को लेकर मुख्तलिफ तज्ज़िये हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन ये जलसा किस हद तक कामयाब था और जो ऐलान किया गया है मुत्तफ़िका तौर पर पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च का, इस पर कहा जा रहा है कि जनवरी का एंड और फरवरी के स्टार्ट में इस पर कोई लाहेमल सामने आएगा। तो इसके लिए तो अभी वक्त है, लेकिन इसके साथ साथ किस हद तक ये शो कामयाब रहा, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ खुद इसके लिए खासी हमें मुतहरिक नजर आई रैलियों की सूरत में, लेकिन उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो लोग उतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो पाए या नहीं हो पाए, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ मौसम की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है अवाम का, वो है कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल। इस पर भी आज के शो में हम स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। पोलियो का खतरा मंडला रहा है, बात होगी पोलियो पर भी, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला जो कि अवाम की जिंदगी के साथ अब जुड़ ही गया है, वो है महंगाई। तो महंगाई पर भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि अवाम किस कदर परेशान है। आगाज कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल से। जी, तो मौसम शहर का हम सुबह से देख रहे हैं ठंडा है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। कंपैरेटिवली धुंध का कहा जा रहा था, इतनी धुंध नहीं थी, हल्की हल्की बारिश भी मुख्तलिफ इलाकों में देखी गई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत इससे बढ़ रही है। तो मौसम की सूरत हाल जानते हैं, बसाम ने हमें ज्वाइन किया। बसाम, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है? बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि दिन ब दिन जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सुबह जो है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह धुंध के अब तक जो है वो डेरे हैं शहर के अंदर। जो महकमा मौसमियात और माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जब तक खुल के जो है वो बारिश नहीं हो जाती तो ये जो स्मॉग है इसका सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और साथ ही साथ जो खुश्क सर्दी है उससे भी शहरियों को जो है वो बचना होगा। गैर ज़रूरी जो नकलो हरकत है उससे भी इज्तनाब करना होगा। अगर हम मज़ीद एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 160 तक जा पहुँचा है, जो शहरियों के लिए जो है वो सांस लेने में दुश्वारी का बायस भी बन सकता है। इसी तरह जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो हवा में नमी का तनासब है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है और जिस तरह मैंने आपको बताया माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जब तक शहर में खुल के जम कर जो है वो बारिश नहीं हो जाती तब तक खुश्क सर्दी का जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं होगा। तो शहरियों से जो है वो यही अपील की जा रही है कि गैर ज़रूरी नकलो हरकत से जो है वो इज्तनाब करें, क्योंकि कोरोना वायरस भी फैल रहा है। तो उसके पेश नज़र जो है वो खुसूसी तौर पर इन सर्दियों में जो है वो शहरियों को ध्यान रखना होगा कि नकलो हरकत से भी इज्तनाब करें, मास्क का भी लाजमी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को भी जो है वो मेंटेन रखें, ताकि कोरोना वायरस समेत दीगर जो खुश्क बीमारियां हैं, सांस लेने की दुश्वारियां, उनसे बचा जा सके। थैंक यू सो मच बसाम, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल बताइए और वाकई इस मौसम में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जब कभी भी बाहर जाएं एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और साथ ही साथ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और फिर अभी जो हमारे ऊपर कोरोना का खतरा मंडला रहा है उससे भी आप सेफ रहेंगे अगर आप अपने आप को महदूद रखेंगे। बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की जानिब, शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर हमारे पास है ऑपोजिशन का बड़ा पावर शो, धड़म तख्ते के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान, जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के अवाइल में लॉन्ग मार्च करेंगे। सर्दी बढ़ते ही बहरान शदीद, सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद, पंजाब भर के सीएनजी सेक्टर के लिए गैस की बंदिश में मजीद तौसी का फैसला सिस्टम चेक करने पर किया जाएगा। महंगाई का तूफान बरकरार, अदरक मजीद 30 रुपए महंगा, ब्रायलर 313 रुपए किलो और शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा, सड़कों पर कूड़े के ढेर।
ऑपोजिशन का ये कल का पावर शो है। मरियम नवाज का गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था वो भी आपने मुलाहिजा किया। बात कर लेते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाहिद सिप्रा? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद सिप्रा साहब, कल जो लोग धरने पे तो सॉरी इस पे तो हम बात जलसे पे करेंगे, लेकिन कल जो लोग जलसे पे गए थे, मैं वाकई उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मुझे घर में अगर फील हो रही थी। आप भी वहाँ पे मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिटी 42 की एक बहुत बड़ी टीम जो है उस गई थी वहाँ पे, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट, आपकी रिपोर्टिंग, कैमरामैन, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो गए और उन्होंने इसकी कवरेज की, क्योंकि लाहौर शहर में एक बड़ा इवेंट हो और उसको सिटी 42 की कवरेज ना मिले तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा। जो आपने सर्दी की बात की, तो सर्दी तो सुबह के वक्त जब हम घरों से निकले हैं तो उसी वक्त ही महसूस हो गया था कि हम लोग आम रूटीन में निकले, लेकिन जब गाड़ियों तक पहुंचे तो फील हुआ कि नहीं आज मौसम जो है वो तब्दील है। तो उसके बाद फिर दोबारा अपने जैकेट्स उतारें ताकि पता चले, लेकिन जैकेट्स पहनने के बावजूद रात में जो टेम्परेचर हुआ बाद अज़ मगरिब वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टेम्परेचर था और सर्द जो हवाएं चल रही थी वो काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही थी। उसके बावजूद लोगों का बैठना, आपके सामने जलसा हुआ है, हमारे जो जितने भी लोग हैं उन्होंने भी ड्यूटी की, लेकिन वो कारकुन जो हैं जिन्होंने अपने कायदीन को सुनना था वो भी तो बैठे रहे ना। बिल्कुल सर्द मौसम के साथ मेरे ख्याल में सियासी पारा जो हाई है ना, सियासी डोमिनेट रहा ऊपर, वो इस तरह हुआ। अच्छा, वो जो दावा किया जा रहा था ऑपोजिशन की जानिब से और फिर हुकूमत जो इस जलसे को कह रही है, उस पर आप तो वहां पर मौजूद थे, बताइएगा वाकई क्या ऑपोजिशन नाकाम रही है लोगों को इकट्ठा करने में? देखें, इसमें जो बात होती है, हमेशा अपोजिशन जब भी कोई एहतजाज करती है हुकूमत की जानिब से हमेशा उसकी नफी की जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वो तनकीद तो दोनों तरफ से होती है। आप हालात देखें कि हम लोग सुबह 10 बजे के करीब वहां पर पहुंचे हैं और 10 बजे ही कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि 2 बजे का टाइम जो है वो अनाउंस किया गया था पीडीएम की जानिब से कि कायदीन पहुंचेंगे और उसके बाद जो तकरीर है और जो जलसा है उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। लेकिन आप सुबह 10 बजे लोगों का आना और कारकुनों का कुर्सियों पर बैठना और विराजमान होना किस बात की नवीद सुना रहा था कि आजकल जलसा जो है कामयाब होगा, और हुआ भी। आप 2-3 बजे तक जाकर देखें कि आपका मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है उसमें जो लगाई गई कुर्सियां हैं वो भर चुकी थी। उसके बाद उसकी पार्किंग और उसके बाद जो फ्लाई ओवर है उस पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, हजारों की तादाद में कारकुन आए। अपोजिशन की जानिब से एक कामयाब शो किया गया है। अच्छा, ये शो क्या था कि जब पीडीएम ने तहरीक शुरू की कि हुकूमत मुखालिफ हमने तहरीक शुरू करनी है और लाहौर का जलसा जो है मुस्लिम लीग नवाज की जिम्मेदारी थी, इसकी मेज़बानी आपकी नून लीग ने करनी थी और नून लीग ने उस मेज़बानी को कामयाबी से निभाया है। आप देखें कि 13 दिसंबर से कबल ही मरियम नवाज जो है वो अपने मुख्तलिफ रैलियाँ उन्होंने निकाली, मुख्तलिफ मकामात पर जो खिताब किए उन्होंने मुतहरिक किया, एक अवामी राब्ता आप उसको मुहिम भी कह सकते हैं कि लोगों को मुतहरिक किया। और नून लीग का जलसा लाहौर में हो फिर लाहौरी उसमें ना जाएं तो मेरे ख्याल में ये बात मानने वाली नहीं है। आप देखें कल बड़ी तादाद में लोग तो ये भी कह रहे थे और आपकी हुकूमत ये भी कह रही थी कि बाहर से लोगों को भी लाया गया होगा बसेस के जरिए भी, लेकिन कल का जो ज्यादातर लोग थे, जो मैं तो कहूँगा कि 90% जो लोग थे वो लाहौर के थे, वो जिंदा दिलाने लाहौर थे जिन्होंने इस जलसे में शिरकत की है। और फिर सबसे बढ़कर आप उन कायदीन की तकारीर का थोड़ा मुवाजना करें तो दो चीज़ें हैं जिस पे हमेशा आजकल डिबेट हो रही है कि आपके सियासी मफादात अपनी जगह पर, लेकिन जो आवाम के मफादात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको तकारीर का हिस्सा बनाया गया। इससे क्या है कि सियासत भी हो रही थी लेकिन अवामी मफादात की भी बात हो रही थी, जिसकी वजह से कारकुन जो है वहां पर बैठे रहे और उन्होंने तकरीर सुनी है। सही। अब मरियम नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उसकी तरफ भी आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीर की, खिताब किया जलसे से, उस पर भी आएंगे, कुछ सीधा पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे हैं कल अपोजिशन के पावर शो की और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वक्त का ज़िया किया गया, पैसों का ज़िया किया गया, कोविड के फैलाव का ये बाइस बना है। तो खैर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी सामने आ रही हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से अब ऐलान कर दिया गया है जलसे के बाद अगले लाहेअमल का, जिसको लॉन्ग मार्च की सूरत में अब कहा जा रहा है जी, जनवरी का आखिर और इसके साथ साथ फरवरी का स्टार्ट, अगला लाहेअमल जो है वो देखने में आएगा। खैर कल का पावर शो कैसा था? ऑपोजिशन इसको बड़ा पावर शो कह रही है, कामयाब जलसा कह रही है, हुकूमत की जानिब से इसे फ्लॉप शो कहा गया है। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहना चाहेंगे कल के पावर शो को, जिसको हुकूमत तो फ्लॉप कह रही है, ऑपोजिशन बड़ी कामयाबी कह रही है, क्या कहेंगे आप?
मेरे ख्याल है इन दोनों ही बातों के बीच में किसी जगह के ऊपर तय कर लेना चाहिए मामला, इसलिए कि ना ही तो ये फकीदुल मिसाल था जिसकी बहुत ही वजूहात हैं, और ना ही ये फ्लॉप शो था जो बिल्कुल नजर आ रहा था लोगों को। एक तो कोरोना के से इतना डराया हुआ था लोगों को, फिर कहा दहशतगर्दी होने वाली है, बड़े लीडरों के ऊपर खतरा है हमला होने का, और फिर मौसम की तबाहकारियां, ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से शायद कुछ लोग तादाद में कम आए। लेकिन इसको किसी भी हवाले से नाकाम जलसा नहीं कहा जा सकता। ये एक अच्छा जलसा था। ये मेरे ख्याल से इस हवाले यानी हवाले देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब नजर आ रहा था। अच्छा बुखारी साहब, जलसा लाहौर से तवक्को की जा रही थी कि इसके बाद कुछ बड़ी चीज सामने आने वाली है, और उस पे इस्तीफों की बात भी की जा रही थी, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। और वो जो अगला लाहेअमल है उसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? ये मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही सेंस में इशारा किया है। लोगों की तवक्कुआत भी बहुत थी। खुद हम लोग जो जर्नलिस्ट थे वो भी तवक्को कर रहे थे कि शायद इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ न कुछ लाहेअमल या कोई ऐलानात जो है वो किए जाएंगे, जैसा कि खुद पीडीएम की क़यादत ने भी कहा था कि अहम ऐलान होने वाले हैं। तो वो तवक्को तो लोगों की पूरी नहीं हुई है। मेरे ख्याल से कल कोई बात जलसे में सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के और नई बात नहीं थी। बाकी सब कुछ वही था जो हम पहले मुल्तान में, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर में सुन चुके थे। बिलावल की तकरीर में जो नई बात थी वो ये कि उन्होंने कहा कि अब आप हमें फोन करने बंद कर दीजिए। ये इशारा उनका यकीनी तौर पे हुकूमत की तरफ नहीं था। जो फोन कर रहे होंगे, जो फोन करते हैं, जो इस किस्म की सूरत हाल में दखल दर माकूलात में कहूँगा इसे करते हैं सूरत हाल को संभालने के लिए, शायद उनकी तरफ इशारा था। और ये इंदिया दिया उन्होंने, ये इशारा दिया उन्होंने कि हम अब इस मूवमेंट को रोकने वाले नहीं हैं, ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगी। इसके अलावा और कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद पीडीएम की क़यादत को जलसे के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ तशनगी रह गई है, जिसके लिए फिर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इजलास बुलाया है पीडीएम की क़यादत का, जो जाती उम्र में 2 बजे होना है। तो थैंक यू सो मच। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, और आज जो इजलास बुलाया है उसके बाद देखें अगला लाहेअमल क्या होगा। खैर, ऑपोजिशन की जानिब से अगले लाहेअमल का ऐलान भी किया गया है। आज इजलास भी होने जा रहा है, उसके बाद देखें जी क्या इसका जो है अगले लाहेअमल होगा। और अवाम की तरफ मैं अब आना चाहूँगी, क्योंकि अवाम इस वक्त मसाइल में घिरी है। हुकूमत अपनी जलसा रोकने की तैयारियों में रही और अपना लाहेअमल बनाती रही, और इसके बाद अगर हम देखें अपोजिशन को, तो अपोजिशन जो थी वो जलसे की तैयारियों में मसरूफ रही। इसमें अवाम का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अवाम के पास सिर्फ और सिर्फ महंगाई और मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं रह गया है। पीडीएम का मौक़िफ़, वक्त की आवाज़, हुकूमत ने महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। शहरियों का ये रद्दअमल था। अच्छा शाहिद सिपरा साहब, कल शहरियों का बार बार, जब भी मैंने कोई भी शॉट देखा, कोई भी हमारा रिपोर्टर गुफ्तगू करने के लिए जब आगे गया शहरियों से कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, सब लोगों ने पहली बात की महंगाई की। और वाकई अभी ये टिकट भी चल रहे हैं, अंडे की कीमतें जो हैं वो 192 रुपये दर्जन पहुंच गई हैं, ब्रायलर 318। इसमें भी हम आएंगे। महंगाई अवाम का सबसे बड़ा कल मुतालबा रहा कि इसको कम किया जाए। देखिए, जिस तरह मैंने अपने शुरू में भी कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तकारीर में भी हुआ, और वही पब्लिक के ये मसाइल हैं कि आपके पास रोजगार भी नहीं है, और उसके साथ जो महंगाई में इस इजाफा किया जा रहा है वो अब उनकी पहुंच में नहीं रहा। उनका बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रोज़ाना उजरत लेने वाला 1000 रुपया या 1200 रुपया लेने वाला जो मजदूर है वो अपने ख़ानदान की कफालत नहीं इस वक्त कर सकता। दूध की कीमत ले लें, सब्जियों की कीमत ले लें, फल ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, दालें ले लें, आप अशियाए ज़रूरिया कोई चीज़ पकड़ लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत जो है उसमें इजाफा ना हुआ हो। और इस कदर इजाफा हुआ है कि आपकी पहुंच में नहीं रहा। कल भी यही हुआ कि 52 रुपये 53 रुपये वाली जो चीनी थी उसका जिक्र किया गया कि 105 रुपए में फरोख्त हो रही है। ये मरियम नवाज साहिबा ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा जी क्वारंटीन हो गई है ये सब चीजें। ये सारी मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि मीडिया भी उसको भी क्वारंटीन कर दिया गया है। ये सारी चीजें हुई, लेकिन अब पब्लिक जो है, पब्लिक अब कुछ इस तरह का देख रही है कि ऐसी चेंज हो, ऐसी तब्दीली आए जिसकी वजह से उनके मसाइल हो। देखिए, मैं पहले भी हमेशा कहता हूं कि उनको चेहरों से नहीं है, हम अवाम या करोड़ों जो अवाम है उनको इस बात से है कि उनका गुसर बसर किस तरह होगा, उनके बच्चों की कफालत कैसे होगी, उनके तालीमी अखराजात कैसे चलेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लोग इस तरफ देख रहे होते हैं, लोग चेहरों की तरफ नहीं देखते। अब लोग ये चाहते हैं कि उस वक्त
जब मीनार पाकिस्तान का जो जिक्र किया 2011 का कि जो तब्दीली उस वक्त जहां से शुरू हुई थी और आज उन्होंने दफन कर दिया है, ये वही तब्दीली थी। एक उम्मीद की किरण जो है वो लोगों में आई थी कि शायद इमरान खान जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, जो उनकी हुकूमत आएगी तो एक चेंज आएगा और हमारे हालात बेहतर होंगे। लेकिन बेहतर क्या हुए, अबतर हो गए, बहुत ज्यादा अबतर हो गए कि आज मुश्किल में लोगों का गुजर बसर हो रहा है। अबतर हालात क्या हैं, महंगाई कहां पर स्टैंड कर रही है? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे महंगाई का तूफान जो कि थमने पे नहीं आ रहा, अवाम कहां जाए, अवाम के पास कोई रास्ता नहीं रह गया, इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है महंगाई के तूफान की जो कि थमने पर नहीं आ रहा। अदरक की कीमत में मजीद 30 रुपये इजाफा हुआ है, 313 रुपये में ब्रायलर मिल रहा है और इसके बाद अगर बात की जाए 318 रुपये अभी तक की जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर में, कल की कीमत हमारे पास है। और अंडे 192 रुपये दर्जन है जो आज रेट लिस्ट जारी की गई है। कहाँ जाएं लोग, इतनी महंगी अशिया कैसे खरीदे लोग? हुकूमत अपने काम कर रही है, अपोजिशन अपने काम कर रही है, ये महंगाई कौन कर रहा है, इसको भी कोई पूछने वाला है? जी शाहिद सिप्रा साहब। देखें यहीं के लोग ही कर रहे हैं जो आपका इसका और कारोबार करते हैं। ये भी फिर मान ले, देखे खुली छुट्टी दी है तो ये हालात हो रहे हैं ना। आपके आज गोश्त की कीमत देख लें, चिकन की किस 313 रुपए पे स्टैंड कर रही है। आप इस ब्रायलर गोश्त को छोड़ दें, मुझे ये बताएं आप अपनी सब्जियों का जो आपका मिसाले की सब्जी है जिसमें आपकी सरे फरीस अदरक आ रही है 1000 रुपए किलो है। मुझे बताएं अब तो खातून ने जो खाना है उनको भी परेशानी लाहक हुई होगी कि 250 रुपए पाव जब आप लोग अदरक लेकर आएंगे और उसका क्या हिसाब, किस हिसाब से आप सालन पका सकेंगे। और अदरक के बगैर आपके सालन ठीक नहीं बनता, उसका वो टेस्ट ही नहीं होता। मुझे ये बताएं कि आप इसको 600 से शुरू हुए हैं, 1000 पर ले गए, आपकी जिम्मेदार कौन है? आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आपकी मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है जो इसको नहीं रोक रही। मुझे याद है सूबाई वजीर तिजारत मियां असलम इकबाल साहब की स्टेटमेंट मुझे रमजान मुबारक में याद है, जब ब्रायलर की गोश्त की कीमत बढ़ी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इसको डाउन करेंगे और इसको जो सरकारी रेट है उस पर मुस्तहकम करके फरोख्त को यकीनी बनाएंगे। रमजान में भी ना हुई, उसके बाद ईद उल फित्र भी गुजर गई, उस पर भी इजाफा हुआ और आज तक मुसलसल इजाफा हुआ थमने भी नहीं आ रहा। और आज मुसलसल इजाफा होते होते वो 313 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह आपकी सब्जियों की कीमतें हैं वो बढ़ती गई। आज मौसमी सब्जी जो है वो भी 100 रुपए किलो से आपको कम नहीं मिल रही, 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। ये मटर जो है, ये गाजर आपकी इस मौसम में, मौसम सरमा में ये बहुत सस्ती होती थी और रेडियां भरी आपको नजर आती थी। लेकिन आपके जो मिडल मैन है, जिनकी पुष्टपनाही आपके सियासी लोग और बड़े लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं, उसकी बुनियाद पर आज वही मटर जो है 150 रुपए पे फरोख्त हो रहा है। कुछ 10 दिन पहले ये 250 रुपए में था, उसमें 100 रुपए कमी हुई। इसी तरह गाजर जो है वो 10-12 रुपए फरोख्त होती थी, आज वो भी 100 रुपए फरोख्त हो रही है। मुझे बताएं कि फिर हुकूमती रेट कहां पर है? फिर ये अपोजिशन का बयानिया कि महंगाई हुई, फिर आवाम जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि पब्लिक से बात हुई तो वो भी महंगाई का रोना रो रहे थे। मुझे बताएं महंगाई है तो लोग बात कर रहे हैं ना, अदरवाइज क्यों कोई बात करेगा? जिसके घर में मुश्किल होगी, जिसका बजट मुतासिर होगा, जिसके घर में पकाने को कुछ नहीं होगा या सब्जी लेना उसके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ उसको नजर आ रहा होगा, वो इसी तरह निकलेंगे, वो इसी तरह दूसरे लोगों से। आती शायद सिप्रा साहब, हम कौन कौन सी चीजें शेयर करें? सब्जियां महंगी, फल महंगे, दालें महंगी, फिर आपके पास सस्ता प्रोटीन अवेलेबल था अंडों की सूरत में, चिकन की सूरत में महंगा। लोग क्या खाएं? कोई ऑप्शन रह गई है? कुछ छोड़ दिया है कि आवाम ये खा सकती है, ये सस्ती चीजें हैं? चीनी महंगी, आटा महंगा, मतलब आप वैसे ही कह दें कि ठंडी हवा है बस वो खाना शुरू कर दे, बीमार हो जाए, अस्पतालों में चले जाए, वहां पे भी कोई इलाज नहीं मिलेगा आपको। देखें सबसे जो आसान चीज होती है और जो बुनियादी जरूरत होती है आपका आटा होता है। अगर हुकूमत आटे की फराहमी यकीनी बना दे और कम कीमत पर मयारी आटा जो है लोगों को मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ लिंक ज़रूर कर रही होती है। लेकिन अगर गरीब और मजदूर के बच्चों को या उसको एक वक्त की रोटी मिल जाएगी और कम कीमत पर आटे के साथ मिल जाएगी तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उसकी खुशी दीदनी होगी, वो हुकूमत के लिए अच्छी बातें कर रहा होगा। लेकिन यहाँ क्या हालात है कि आपका आटा जो है वो भी उसकी पहुंच में नहीं है और जो आटा आपने मुख्तलिफ सहूलत बाजार या जो भी बाजार आपने बना रखे हैं उन पर आप फरोख्त कर रहे हैं सस्ते दामों, वहां लेने वाला कोई नहीं, ग्राहक कोई नहीं है। लोग 860 की बजाय 1150 वाला थैला लेने पर क्यों मजबूर है?
सिर्फ कि वो आटा खाने के काबिल ही नहीं है। और वो आपकी हुकूमत को, आपके जितने इदारे यहाँ इंतजामिया, उनको नजर नहीं आ रहा कि हमने ट्रक्स भर के रख दिए, हमने स्टोर वहां पे खड़े कर दिए, बना दी दुकानें, लेकिन लोग खरीदार नहीं है। आप शहरियों को मत दिखाएं कि हम लोगों ने वाफिर आटा वहां पे रखा हुआ है, उनको हकीकत बताएं कि ये वो आटा है, वो खरीदने नहीं आ रहे। शहर में आटा खरीदा तो जा रहा है ना, लोग रोटी खा तो रहे हैं ना, लेकिन वो महंगे दामों को खरीद रहे हैं, वो इस काबिल नहीं है। बात यह है कि आपने कहा कि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत कम हो, मेरी नजर में ऐसी कुछ है बिल्कुल ऑप्शन ही। अच्छा, सस्ते सहूलत बाजार आपने लगाए और बड़ा हमने उनको पीक पे देखा जी, उसकी गुफ्तगू की जा रही है, ये चीज यहाँ पर मैसर है, ये चीज। कहाँ गए सस्ते सहूलत बाजार? क्या उनकी अफादियत है? लोगों को क्या इसका फायदा पहुंच रहा है? कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं इन बाजारों की जरूरत ही ना पड़े जब रियासत की रिट कायम हो, जब रियासत चाहे कि हमने गली मोहल्ले और टाउन की सतह पर लगने वाले जितने जनरल स्टोर हैं, जितने सब्जियों की दुकानें हैं, जो रेडियो पर जो फल फरोख्त करने वाले फल फरोश हैं, हमने इनको कंट्रोल करना और रेट को कंट्रोल करना और जो कीमत हम बता रहे हैं उस पर उसकी यकीनी बनाना है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आप खामोश हो जाते हैं, मीडिया पर स्टेटमेंट देने से हालात बेहतर नहीं होने। बिल्कुल, आपको निकलना होगा। शुरू में आपके वुज़रा निकलते भी थे, चलान भी किए गए, आपके प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो भी निकलते थे, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी थोड़ी मुतहरिक नजर आती थी, लेकिन कामयाब वो भी नहीं हुए। अच्छा, मैं माजी में चला जाऊं, साबिक दौरे हुकूमत में भी आपने पुलिस को भी लगाया था। आपको याद होगा सूबाई वजीर जो है बिलाल यासीन, वो निकले, टमाटर काबू नहीं हो रहा था उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी काबू में नहीं आए थे। बात यह है कि जब तक हुकूमत, ये तमाम मिडल मैन, ये तमाम किसान, ये जितनी एसोसिएशन है, ये मिलकर बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक काबू आप नहीं पाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे पास अहम खबरें आप तक पहुंचा दी हैं। ब्रेक से जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। सर्दी बढ़ती चली जा रही है और सीएनजी स्टेशन पर गैस अब नायाब होती चली जा रही है। इसका प्लान बनाया जा रहा है, सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद, और इसके लिए अब प्लानिंग आगे की क्या जा रही है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे लेनी है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे, घरेलू सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना है। बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, सर्दी बढ़ते ही बहरान शदीद, सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद। क्या कहेंगे शाहिद सिप्रा साहब? देखें, ये तो होना है, घरेलू सारिफीन कहा जाता है ना, प्रायोरिटी है। हाँ, तो उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन इसको पहले आप बता दीजिए। ये इस तरह हो, ये बेसिकली तो हमारा सीएनजी सेक्टर जितना है वो आपकी एलएनजी बुनियाद पर होता है। ये अपनी एलएनजी इंपोर्ट करते हैं और उस पर चलाते हैं, लेकिन चूंकि जब मौसम सरमा आता है उस वक्त सिस्टम को चलाने के लिए वफाकी हुकूमत आपको इजाज़त देती है कि आप एलएनजी जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर के लिए सिस्टम में इंजेक्ट करें और घरेलू सार्फिन को दें। महंगी गैस ज़रूर है, लेकिन हुकूमत उस पर सब्सिडी देती है, लेकिन रवां साल वो सब्सिडी उस तरह नहीं दे रही जिस तरह सुई नॉर्दर्न ने उनसे क्लेम किया कि हमें आप 200 अरब, या इसमें सदरन भी शामिल है, 200 अरब आप हमें देंगे तो हम लोग सिस्टम में चला सकेंगे, घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दे सकें, अदरवाइज नहीं दे सकेंगे। 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन को बंद रखा गया, लेकिन आज दोबारा खोल दिया गया है। अब देखना यह है कि एलएनजी की इंपोर्ट अगर ठीक रहती है, आपके टर्मिनल चलते रहते हैं, तो उस वक्त तक तो सीएनजी स्टेशन चलते रहेंगे, आपकी इंडस्ट्री भी चलती रहेगी। लेकिन 2 महीने 3 महीने से एक गवर्नमेंट ने आपके ने माहौल बना रखा है, मुख्तलिफ मकामात पर स्टेटमेंट्स आई हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि गैस बहरान का सामना करना पड़ेगा और सनतें और दीगर जो बड़े शोबा जाते हैं वो मुतासिर होंगे। उसमें सबसे पहले जो आप बंद करते हैं सीएनजी सेक्टर को करते हैं, उसके बाद आप जो इंडस्ट्री है उसको डाउन करते हैं या उसके कुछ घंटों के लिए बंद करते हैं। आज सीएनजी स्टेशन दोबारा खोल दिए गए हैं। अब देखते हैं कि ये सस्ता ईंधन कब तक लोगों को मुयस्सर होता है। जो बात आपने की डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि डोमेस्टिक सेक्टर को जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि सुई नॉर्दर्न उस तरह सिस्टम को नहीं चला सकेगी जिस तरह वो चाहती थी, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की है, क्योंकि विफाक उनके सर पर हाथ नहीं रख रहा। अगर विफाक रखेगा तो सिस्टम चल सकेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और आज भी अगर देख लें कि रात 9 बजे के बाद आपका प्रेशर पूरे शहर में डाउन कर दिया जाता है और सुबह 6-7 बजे उसको दोबारा अप किया जाता है। और बाज़ ऐसे इलाके हैं जिनमें प्रेशर अप करने के बावजूद भी गैस मौजूद नहीं। उस पर सुई नॉर्दर्न का क्या मौकफ है कि वो टेल एंड है। देखें, टेल एंड हो या फ्रंट पे हो, देखें अब घर तो टेल एंड वाले, मैंने घर लेना है, ये मैंने घर बनाया तो उसने टेल एंड तो नहीं देखनी, उसने तो आपको सिस्टम को देखना। यानी अब अगर आपने घर लेना है तो आपने सबसे पहले ये चीजें भी मद्देनजर रखनी है कि आप। लेकिन आज जो हालात है वो यही देखे होंगे, या गैस जो है वो कहीं पाइप खत्म तो नहीं हो रहा, या आखिरी गली तो नहीं है तो उसके बाद लेंगे, ऐसा नहीं है, ये उनकी तरफ। अच्छा, फिर आजकल कंपेन भी चल रही है कंप्रेसर का कम इस्तेमाल करना चाहिए।
कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। मेरा इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सुई नॉर्दर्न अगर प्रेशर के साथ गैस दे तो क्यों कोई जिंदगी अपनी दांव पर लगाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके पास गैस नहीं आएगी तो मजबूरन लोगों ने चूल्हा तो जलाना है, खाना भी पकाना है बच्चों के लिए, तो वो कंप्रेसर पे जाएंगे। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा लाहौरियों से, अपने चैनल के तवस्सुस से, कि कंप्रेसर इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल। खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई फॉल्ट पैदा होता है या उसकी वजह से ब्लास्ट होता है तो वो बहुत नुकसानदेह है। इसलिए आप उसका इस्तेमाल ना करें, कम गैस पर गुजारा कर लें। लेकिन सुई नॉर्दर्न जो है उसको कोशिश करनी चाहिए कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। लेकिन उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ के विफाक हमें कुछ बताएगा, कुदरती गैस हमारे पास मौजूद नहीं, हमने LNG पर पूरा सिस्टम अब बनाना शुरू कर दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये सर्दियां मुश्किल में गुजरेंगी। मुझे खबर को वाइंड अप करना है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, गर्मियों का एक लंबा टेन्योर होता है, उसमें क्या इतनी भी तैयारी नहीं की जा सकती है कि जो 3-4 महीने सर्दियों का पीक टाइम है, इस पे सारिफ को सहूलत दी जा सके? सहूलत तो नहीं आती है, जो लंबे लंबे बिल आते हैं फिर ये कहाँ से आ जाते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, कंप्रेसर जब चलता है, आपका चूल्हा जब चलता है तो हवा आनी है, तो मीटर ने तो चलना ही चलना है आपके, बिल्कुल। उसका बिल आ जाता है, कंज्यूमर कहता है। आपने जो बात की कि तैयारी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो उसके बरक्स तैयारी गवर्नमेंट कर रही थी 2-3 महीने से। वो तो बता रही थी कि गैस बहरान आएगा, आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। लोगों के जहन बनाए गए, कैंपेन्स लॉन्च की गई सुई नॉर्दर्न की तरफ से कि ये जो मौसम सरमा आने वाला है ये मुश्किलात का बाइस बनेगा, और आज तक वही मुहिम चल भी रही है। इसलिए कि LNG महंगे दामों है, हुकूमत उस पर उतनी सब्सिडी नहीं दे पा रही जितनी उसको देनी चाहिए ताकि सिस्टम मुस्तहकम रहे। हमारे पास कुदरती गैस जो है वो 700 मिलियन 710 मिलियन हमें मिलती है, और हमारी डिमांड जो है वो 2000 तक जानी है, और बाकी सारी हमने उसमें LNG इंजेक्ट करनी। मुझे बताएं कि आपकी मोर देन 70% जब आप चले जाएंगे उस पे LNG पे, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? डोमेस्टिक को तो आपने रेट लगाना है, आम कुदरती गैस वाला तो उनसे रिकवरी नहीं होगी। तो फिर यही बात होती है ना कि LNG का जब टैरिफ डाउन होगा उस पर बुनियाद पर आप घरेलू सार्फिन को LNG दे देंगे, बिल्कुल, तो उसकी रिकवरी उस तरह नहीं होगी, तो आपकी क्या होगा कि आपकी कंपनी दिवाली हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये मामलात हैं। इसलिए या फिर टैरिफ चेंज कर दें, टैरिफ चेंज करें तो फिर आवाम जो है उसको मुश्किल बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, हल कोई तो इसका निकाल लेना, क्योंकि इस टाइम आवाम को मुश्किलात का सामना है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही और जिन इलाकों में आ रही है वहां पर ना होने के बराबर है। फिलहाल ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे शहर की सूरत हाल। जा बजा गंदगी है, शहरी परेशान होकर रह गए हैं, शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है, और ये वो शहर है जिसको बागों का शहर कहा जाता है, जिसकी सफाई की तारीफें की जाती हैं। मुझे आज भी बार बार याद आता है, मेयर कराची जब लाहौर का दौरा करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि कराची के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की सफाई होगी, और आज उस शहर की बात हम कर रहे हैं जिसके लोग मिसालें देते थे कि वो शहर कचरा कुंडी बन गया है। किस तरह, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा, सड़कों पर कूड़े के ढेर हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, लोगों को परेशानी का सामना है, और इसको फिर रिलेट करना पड़ता है, मजबूरन आपको करना पड़ता है माजी की सूरत हाल से, जब वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे और वो खुद इसका नोटिस लेते रहते थे। क्या कहेंगे शाहिद सिपरा साहब? देखें, हालात तो बुरे हैं हमारे शहर में। अगर सफाई की हालात को देखें कि आपके जितने कंटेनर्स रखे हुए हैं, आपकी जो कंपनी है उसकी जानिब से जो कार्रवाई की जाती है या कूड़ा उठाया जाता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। मुख्तलिफ मकामात पर आप गली मोहल्ले की सतह पर चले जाएँ, इवन आप पोश इलाकों में भी चले जाएँ, वहाँ पर भी आपको गंदगी का ढेर नज़र आएंगे। अब इसमें अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अब इसमें भी हम पंजाब गवर्नमेंट को लेकर आएँ या उनसे कहें कि आप CM साहब की ये जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल में ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो बैठी है, जिनको आप महाना लाखों रुपए तनख्वाह अदा करते हैं, जिनको हजारों रुपए का पेट्रोल दिया जाता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं करके सहूलियात पूछता कोई नहीं ना शायद सिपरा साहब, असल में मसला ये है। देखिए मेरी बात सुने, हर चीज को एक सिस्टम है ना, एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, उसने देखना है। आपके सफाई के मामलात, आपने एक कंपनी बना दी, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया, उसके बावजूद अगर सफाई नहीं होती तो मेरे ख्याल में उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। आपकी बहुत सारी शाहराएं हैं जहां पर कंटेनर रखे गए हैं, लेकिन कूड़ा उससे बाहर आ चुका है और एक ढेर की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप देखें आजकल जो मौसम चल रहा है, इसमें बारिशें हो रही हैं, कहीं किसी मकामात पर कहीं कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से ताफुन फैलना भी है, ताफुन फैलने के भी खदशात हैं। और दूसरी बात कि अगर सफाई होगी कि लोगों का गुजर बसर आसान होगा, राहगीर गुजरने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। लाहौर शहर का जिस तरह आपने जिक्र किया कि बागों का शहर कहा जाता है,
लेकिन वो गंदगी के ढेर में तब्दील होना शुरू हो जाए तो फिर मैं क्या कहूँ, आपके जो मुतल्लिका इदारे हैं वो सो रहे हैं, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप सिर्फ मॉनिटरिंग कर लें, आपके जो इंतजामी इदारे मॉनिटरिंग कर लें, और एक जो पूरा सिस्टम बनाया गया है कि आपने गाड़ियां भी गैर मुल्की यहाँ पर लाई, आपने उनको इंपोर्ट किया, और जदीद जो सिस्टम है साबिक दौरे हुकूमत में वो बनाया गया, ताकि डंपिंग साइट्स भी आपने इवन बना दी कि शहर से उठाया गया जो कूड़ा है उसको कहाँ पे डंप किया जाएगा, कहाँ पर ठिकाने लगाया जाएगा। उसके बावजूद एक सिस्टम की मौजूदगी है, उसके बावजूद अगर आप इसमें नाकाम ठहरे तो मेरे ख्याल में फिर आपकी जो मुतल्लिका जो इदारे हैं वो या अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, या फिर वो ऐसा चाहते नहीं है कि लाहौर के जो बासी हैं, जिंदा दिलाने जो लाहौर हैं, वो अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो एक साफ सुथरे माहौल में ज़िंदगी गुजार सकें। ये दो ही चीज़ें हैं, या गफलत बरत रहे हैं या फिर वो ऐसा चाहते नहीं है कि लोग आसानी से रह सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल जो चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, उसके बाद इतने सारे मसाइल होने के बाद आप ये किस तरह से कर सकते हैं कि कुछ शहर की सूरत हाल बेहतर नजर आएगी। तो इन दी एंड मैं शहरियों को ये कहूंगी कि प्लीज थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, जैसे आप अपने घरों को साफ रखते हैं शहर को साफ रखने में भी अपना किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिप्रा साहब। नाज़रीन मुझे जाना है ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिए जिसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि कुछ अवाम के बड़े मसले हम डिस्कस करने वाले हैं आज के शो में। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, और मेरे पास कल तक के फिगर्स भी मौजूद हैं जिसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना की वजह से 11 अमवात हुई हैं, 338 नए मरीज भी सामने आए हैं, मतवातर केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगेन मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आपको जिस तरह कोरोना की पहली लहर में अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में केसेस रिपोर्ट होना सुनने को मिलते थे, अगेन वही सिचुएशन आ रही है, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर प्लानिंग क्या की जा रही है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगी, मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब भी कल कोरोना पॉजिटिव हुए, और उनके ट्विटर हैंडलर पर उन्होंने जो है वो ये शेयर भी किया, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद CMH हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज भी हैं। तो बहुत सारी ढेरों दुआएं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए, जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हों। अब बात ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं है, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, कुछ वैक्सीन पर भी बात करेंगे, किस तरह से इस खतरे को कम किया जा सकता है। मौसम जो है वो सर्द हो रहा है, बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा, सोशल मीडिया पर भी इसको मौसम के साथ भी रिलेट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ बात होगी एहतियात की, क्योंकि एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी, चेयरपर्सन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं डॉक्टर महमूद शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? खैरियत, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले आगाज यहाँ से कर लेते हैं। आपके सामने पूरे शहर में सूरत हाल इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है भी। अब ये दूसरी लहर में शिद्दत इस तरह से आ रही है कि हर रोज डेथ रेशियो आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो आगाज में मैं चाहती हूँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों को दे दें, फिर हम आते हैं मजीद गुफ्तगू की तरफ। देखिए, हम तो पहले दिन से मैसेज दिए जा रहे हैं और मुसलसल दिए जा रहे हैं, और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र भी है कि इस दफ़ा फॉर अ चेंज सारे जितने भी मीडिया हैं अवेलेबल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो न्यूज़ प्रिंट हैं, सब ने इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो आखिर हुआ क्या, झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा ये हुआ, आप एक आम आदमी की नफ्सियात लें, उस पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ असरअंदाज होती है? या उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उसके असातिज़ा, बिल्कुल, या उसके मजहबी रहनुमा, बिल्कुल, और या सियासी रहनुमा, बिल्कुल। बदकिस्मती से इन तीनों ने अपना रोल प्ले नहीं किया। बिल्कुल, रोल मॉडल होता है ना, ये रोल मॉडल सोसाइटी को प्रेजेंट करती है ना। बच्चा माँ बाप की बात सुनता है, लेकिन जब वो बच्चा एक सोसाइटी में आ जाता है तो अब उसके ऊपर इनपुट किसका है? बिल्कुल। अब जब हम कोई बात कहते हैं, हालांकि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एक काम वॉलंटियरली कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत बड़ी शिद्दत से लोगों की जानों को खतरा है, तो हमारा काम ही है लोगों की जान बचाने की कोशिश करना। लेकिन अब मैं भी बड़ा इस पर सोचता रहा कि आखिर झगड़ा क्या है। मेरे नज़दीक झगड़ा अब सिर्फ ये है कि सियासतदानों ने, मजहबी रहनुमाओं ने और असातिज़ा ने अपना रोल प्ले नहीं किया। सही कह रहे हैं आप। मजहबी रहनुमा मस्जिदों में अमूमन ये खुतबे मैंने खुद सुने, क्योंकि मैं फिर शहर का चक्कर भी लगाता रहता था देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। वो ये कहते थे कोई कोरोना शुरू नहीं, आप बिल्कुल सफ़ के ऊपर
कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ये पैगाम आम भी किया गया है कि आप जरूर आए लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ आए, ये हल है। स्कूल्स बंद किए गए, स्कूल्स बंद किए गए, लेकिन प्राइवेट इदारों ने हमेशा उसकी मुखालफत की और उन्होंने, अब बात यह है कि एक आम आदमी के जहन पे तो इसका असर होता है, सही, वो ये सारी इनपुट ले रहा होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बदकिस्मती की बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी दास्तान है। हमारी किस्मत में पता नहीं कब ये बदकिस्मती ख़त्म होगी, लेकिन बदकिस्मती से एन इस मौके पर सियासत भी चमक उठी। ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसमें मैं हुकूमत को भी उतना ही गुनाहगार समझता हूँ जिन्होंने छोटे मोटे जलसे गिलगित बल्तिस्तान में किए और उससे इलेक्शन की गहमा गहमी पैदा हुई, और उसके बाद फिर ऑपोजिशन को और क्या चाहिए। वो एक घूमगू की डिस्ट्रेस की सिचुएशन पैदा करने में किसी ने भी नहीं। आप सोचें, एक आम आदमी जिसकी तालीम भी बड़ी वाजिबी सी है, उसको प्रैक्टिकली मैसेज क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। उसको मैसेज ये मिल रहा है कि अब उसके जहन में, जो आपके ख्याल में जो लोग जलसे में आ रहे हैं उनको अपनी जान नहीं प्यारी, बिल्कुल। सो उनको यकीन है कि ये झूठ है, ये झूठ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसका मुकाबला आप कैसे करें, ये एक साइंटिस्ट के बस की बात नहीं, ये तो एक सोशल ईवल है। अब सोशल ईवल के लिए तो हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली बड़ा आसान तरीका है इन सब लोगों को जो इसको फैलाने में मददगार हो रहे हैं, मैं ये अलग ऐलान कह रहा हूँ कि ये तमाम लोग इसको फैलाने में मददगार हो रहे हैं, इनके पास बड़ा आसान हल है। अगर कोरोना फैलती है तो आप बड़ी आसानी से इसको भी हुकूमत के खाते में डालें कि हुकूमत के इकदाम कम थे। सो मेरा हुकूमत से कोई सियासी, लेकिन आई एम सॉरी टू से, इन तमाम हालात में जो जिंदगियों का जिया हो रहा है, इंतहाई कीमती जानों का जिया हो रहा है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग इसको मौसम से भी रिलेट कर रहे हैं, आप तमाम चीजें बगौर देख भी रहे हैं, चेयरपर्सन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के, आप क्या वजूहात समझते हैं, कितना अब एक्टिव होने की जरूरत है? एहतियात वही है, लेकिन अब आप इस एहतियात को किस तरह से अपना? जी हाँ, हमने अपनी एडवाइजरी ग्रुप के तौर पर चंद चीज़ों के ऊपर गौर करने के बाद ये बताया कि पहली बात ये है कि अब हमारी कम्युनिटी में ये फैल रहा है, अब हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट की कोई अहमियत नहीं। सही। आप जब जा रहे हैं और वहाँ पर 200-500 लोग हैं तो आपको कभी पता नहीं लगेगा किसको कोरोना पॉजिटिव था कि नहीं था। सही। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब हमें ये इकदाम, शायद हम एक प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जा रहे होंगे और बदकिस्मती से जो हमें फ़ायदे उठाए थे इकोनॉमिक, वो ख़त्म होने का इम्कान है। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि मौसम सरमा के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद इससे वायरस फैलता है। ऐसा नहीं है, मगर इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो ये है कि लोग सर्दियों में कमरों में बंद हो जाते हैं। सही। अब कोई बाहर तो नहीं सोएगा, अब खुली हवा कमरों में नहीं आएगी, रोशनदान बंद हो जाएंगे, खिड़कियां बंद हो जाएंगी, वेंटिलेशन खत्म हो जाएगी, और ये आइडियल कंडीशंस हैं कोरोना के फैलाव के लिए। तो सर्दियां इस वजह से हमारे लिए एक परेशानी का सबब हैं। दूसरी बात यह है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज हो गए, वो इस खतरे को महसूस ही नहीं कर रहे। जब आप खतरे को महसूस नहीं कर रहे होते तो बचाव की तदाबीर उन पे अमल। डॉक्टर साहब, आपने खतरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये खतरा एक्चुअली है क्या, ये भी लोगों को समझा दें ताकि जो बाहर निकल रहा है वो अपनी एहतियात तो करे ना। जी हाँ, खतरा ये है कि कोरोना बज़ाहिर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम अभी तक नहीं बता सकते कि किसको शिद्दत और किसको हल्की सी होगी। ऐसे ही है। एक हल्की सी खांसी जुकाम बुखार पता भी ना लगे और कोरोना होके चला गया। लेकिन जो ट्रेजेडी है वो ये है कि वो लोग जिनको कोरोना शिद्दत इख्तियार करती है वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर देते हैं अस्पतालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उसके नतीजे में बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। और डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लोग बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, अब ये खौफनाक सूरत हाल है फिलहाल। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर महमूद शौकत साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, नज़ला ज़ुकाम बुखार मौसमी तब्दीली के असरात हर किसी को भी देखने में आ रहे हैं, तो इस पर क्या एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि लोग कोरोना से भी खौफजदा हैं, यही अलामात हैं, और घर में जो सेल्फ मेडिकेशन है उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी तो एक मौसमी चीज़ है जो चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आपको समझ नहीं आती कि ये ऑर्डिनरी नज़ला है या क्या है। तो उसमें हम बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको बलगम आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, तो फिर आप ज़्यादा इम्कान है कि कोरोना से महफूज है। ठीक है। दूसरी बात, उसमें उस शिद्दत की बॉडी एक्स एंड पेन्स नहीं होती, आपको एक एनर्जी ड्रेन होने का एहसास नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस नहीं होती। सो ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम आए, अगर आपको पता लग जाए कि किसी का कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो फिर आप इन अलामात के बावजूद अपने आप को डॉक्टर से रब्ता करें, टेस्ट करवाएं। अब मसला सिर्फ ये है कि
अनफॉर्चुनेटली इस साल पाकिस्तान में फ्लू वैक्सीन भी नहीं मिल सकी। जो बहुत से लोग एट रिस्क होते थे वो फ्लू वैक्सीन, मैं खुद भी लगवा लिया करता था क्योंकि मुझे साइनसाइटिस हो जाता। लेकिन अब बदकिस्मती से इस दफ़ा फ्लू वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से नज़ला ज़ुकाम की इंसिडेंस भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग मुतासर होंगे। लेकिन अगर हम यही चीज़ एहतियात करें, और सबसे बड़ी बात है कि नज़ला ज़ुकाम से भी अपने आप को महफूज रखने के तकरीबन वही कानून कायदा है जो कोरोना से महफूज रहने का। सो जब आप हिफाजती करेंगे इकदाम तो आप नज़ला ज़ुकाम से भी बचेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, वैक्सीन की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं और बैरून मुमालिक की अगर बात की जाए वहाँ पर, अब पाकिस्तान का नंबर कब आएगा, कब पाकिस्तान तक ये वैक्सीन पहुँच सकेगी, और उतनी देर में मुझे बताइएगा एहतियात के अलावा हल तो कोई नहीं है। जी, एहतियात तो उसके बाद भी रहेगी। ये वैक्सीन के बारे में गलत तस्वुर है कि वैक्सीन आएगी तो सब मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। सही। इन्फ्लुएंजा और फ्लू की वैक्सीन डेकेड्स हो गए हैं उसको आए हुए, हर साल नई वैक्सीन बनती है, उसके बावजूद इन्फ्लुएंजा अभी भी बेहिसाब लोगों के लिए मौत का सबब बनता। सो पहली बात तो ये है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहिए कि वैक्सीन कोई जादू होगा। वैक्सीन आएगी, उससे वक्ती तौर पर हमारी मुश्किलात में फ़र्क पड़ेगा और हमें मौका मिल जाएगा कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, और फौरी तौर पर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर बोझ भी कम होगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुसीबत इसमें यह है कि अस्पतालों पर बोझ एक हद तक हमारे अस्पताल ले सकते हैं, उससे आगे नहीं ले सकते। सही। फिर वहाँ पर हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग मुतासर हो रहे हैं, उनका मोरल ख़राब हो रहा है। कल के दिन में 4 डॉक्टर्स की डेथ हुई। बिल्कुल। तो आपका जो ऑलरेडी डॉक्टर्स की रेशो कम है और उसमें अगर ऐसा सूरत उनका मोरल भी ख़राब होता है तो फिर खुदा न खासा एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जब मरीज़ निगलेक्ट भी होने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वैक्सीन के ऊपर इतने हाई होप्स नहीं रखने चाहिए जैसे कि वैक्सीन आने के बावजूद ये बीमारी चलती रहेगी। सही। चंद साल तक चलेगी कम से कम, और उसके बाद ये एंडेमिक हो जाएगी, जिसका मतलब है साल में 20-25 हज़ार 2,000 लोग इससे मुतासर होते रहेंगे। सही। उनका इलाज भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सही। शिद्दत बीमारी की कम होगी, वैक्सीन की सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन वैक्सीन बनाने के बावजूद और कोरोना से मुतासर होने के बावजूद आपको हिफाजती इकदाम वही करने हैं जैसे आप मुतासर नहीं हुए। जब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, अपने घरों में उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया है, उनके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर आप देना चाहें? मौसम सरमा में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, क्योंकि अगर आपके एयरवेज खुश्क होते हैं तो वायरस को आपको इन्वेड करने में आसानी होती है। जो लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो कुछ मल्टीवाइटामिन्स, खसूसी तौर पे विटामिन सी, कुछ जिंक का भी रोल है। ये वो आम चीज़ें हैं जो आमतौर पे दस्तयाब हैं, इनमें कोई ऐसी परेशानी नहीं। ये चीज़ें करें और क्वारंटाइन को क्वारंटाइन समझकर ही करें, क्योंकि लोगों की समझ में और एक्चुअली क्वारंटाइन में बहुत बड़ा वाज़े फ़र्क है। लोग समझते हैं कि आज मैं चंद लोगों से नहीं मिला, लेकिन घर के अंदर अगर कोई आ जाता है और हम बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में और इकट्ठे खाना भी खा लेते हैं, तो ये मैं घर के अंदर हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। और बाकी जैसे मैंने बताया कि अब कांटेक्ट की तो वैल्यू कोई नहीं रह गई। अब ये जलसे में से लोग जब घरों में जाएंगे और घर बंद होंगे और एक घर में 8 लोग होंगे तो कांटेक्ट की कहानी तो खत्म है। तो हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि हम अपने फ्यूचर के फॉर्मूला कैसे बनाएं। सही, कि एक्सपेक्टेशन ही हम नहीं कर सकते। पिछली दफ़ा हमने कर ली थी और फिर हमने मुहर्रम के और ईद उल अज़हा के प्रोग्राम बनाए जो बड़ी कामयाबी से चले, लेकिन अब हम इस मुसीबत में हैं कि अब इवेंट मुसलसल एक तसलसल से हो रहे हैं। बिल्कुल, और अब हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, कोई अच्छी डाइट आप रिकमेंड करना चाहें? जो लोग घरों में हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, वो अच्छी डाइट क्या ले सकते हैं? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ अच्छी डाइट का तस्वुर पहले ही बड़ा गलत है। हमारे यहाँ अच्छी डाइट से तस्वुर है कि बहुत सा गोश्त खा लें या बहुत सा घी या मीठा खा लें, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। तो ये वो चीज़ें नहीं है। सो दूसरी अच्छी डाइट वो अफोर्डेबल हो। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि किसी गरीब आदमी को कह दें तुम 4 अंडे खाओ, तो आपने उसको अच्छी डाइट नहीं बताई। सही। अच्छी डाइट से मुराद वो है जो बैलेंस्ड हो, जो आपको प्रोटीन भी दे, जो आपको कार्बोहाइड्रेट भी दे, विटामिन्स और मिनरल्स भी दे। सो फ्रेश फ्रूट जो अफोर्डेबल है, यू डोंट हैव टू बाय द एक्सपेंसिव फ्रूट। सही। अगर फ्रेश फ्रूट आप इतना नहीं खा रहे तो वेजिटेबल्स खा लें फ्रेश। आजकल तो गाजरें, मूलियां जो आप फ्रेश खा सकते हैं, आपको पकाने की जरूरत ही नहीं। और दालें अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सो अपने जेब के मुताबिक अच्छी डाइट खाएं, लेकिन आपको पागलपन की हद तक अपनी डाइट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है जिससे आपकी और बाकी चीजें मुतासिर हों। यानी अगर आप मुनासिब भी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पोलियो मुहिम जिसका अभी आगाज हुआ है, डीसी साहब ने बाकायदा इसका आगाज किया है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दिसंबर की दूसरी पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर कबल आपके साथ हमने ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर की कि डीसी साहब ने बाकायदा तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस दफ़ा मुहिम की हिकमत अमली हमें कुछ प्लान जो किया गया है उसमें तब्दीली भी नजर आ रही है। क्या नताइज इससे हासिल हो सकते हैं? ये जो प्लान चेंज किया गया है इसके पस पर्दा क्या मुहरकात हैं? पोलियो फ्री लाहौर का ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा? डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा पोलियो मुहिम का, दूसरी पोलियो मुहिम दिसंबर की जो है जिसका बाकायदा अब आगाज अभी आपने किया है, इसमें कुछ प्लानिंग आपकी इस दफा डिफरेंट है, इसका मकसद क्या है? देखिए, हमने जो अभी 2 कैंपेन्स किए हैं उसकी वजह से बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अरसे के बाद ही पहली दफा ऐसे हुआ है कि हमारा जो LQS है, जो टेस्ट होता है थर्ड पार्टी, वो भी 90% से ऊपर पास हुआ है और सिर्फ एक UC का इशू था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसके अलावा एनवायरमेंट सैंपल्स हमारे जो हैं वो 2 जगहों पर नेगेटिव आ गए, जो सबसे क्रॉनिक सैंपल्स थे वो नेगेटिव आ गए हैं। सो ये बड़ी मेहनत की है तमाम टीम्स ने लास्ट कैंपेन के अंदर। ये जो कैंपेन है ये डिफरेंट इसलिए है कि ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, नीडल के जरिए नहीं होती, एयर प्रेशर के जरिए होती है और ये हम 87 जो हाई रिस्क यूसेज है वहां पर कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 6 लाख बच्चे 4 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं और इसके साथ साथ हमारी 1295 के करीब जो इसमें स्किल्ड पर्सन इन्वॉल्व हैं वो ये करेंगे कैंपेन। मेरी लोगों से दरखास्त है कि प्लीज इसमें हिस्सा लें। हमने बड़ी एफर्ट की है पिछली 2 कैंपेन के अंदर जिसकी वजह से लाहौर को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं और ये कैंपेन हमारी अच्छी होती है तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला। सही डीसी साहब, ये कहिएगा पोलियो के कतरे तो टीमें घर पे लाने जाती हैं, इसके लिए लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भरपूर ताउन करें। इसके लिए क्या करीबी अस्पताल जाना पड़ेगा, क्या प्लान है ये भी बता दीजिएगा। इसके लिए नहीं, ये हॉस्पिटल, ये हमारे कैंप्स लगेंगे गली मोहल्लों के अंदर। इसमें ऑब्वियसली ये घर घर नहीं जाएंगे लोग, लेकिन सोशल मोबिलाइजर्स जो हमारे हैं वो लोगों को घरों से इन कैंप्स में लेकर आएंगे। गली के किसी एक घर के अंदर वो कैंप लग जाएगा। तो क्योंकि ये फिक्स स्पॉट्स होंगे। अच्छा, लोगों को घरों से लेकर आना ये थोड़ा सा मुश्किल टारगेट है, आपको लगता है कि ये अचीव हो जाएगा? ये प्लान आपका मौसर साबित हो सकेगा? ये होगा क्योंकि ये इंजेक्टेबल है, ये वैक्सीन जो है इसमें स्किल्ड लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी एफिकेसी बड़ी ज्यादा होती है, इसकी इफेक्टिवनेस बड़ी ज्यादा होती है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन, इट इज नॉट अ पोलियो ड्रॉप कैंपेन, इट इज अ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कैंपेन। ये हम इस दफा कर रहे हैं 87 हाई रिस्क यूसेज के अंदर। तो जैसा मैंने बताया पहले, बड़े ही मुस्बत हमें पिछले 2 कैंपेन में रिजल्ट्स आए हैं। मुझे उम्मीद है इसके बाद बहुत बेहतर हो जाएगा लाहौर का एनवायरनमेंट। सही, तो डीसी साहब ये बताइएगा कितने दिन ये कैंपेन रहेगी ताकि वो लोग जो कि ऑब्वियसली अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवाना चाह रहे हैं उन्हें पता होगा कि उनके इलाके में कब कब कैंप लगेगा, कब उन्हें जाना है। 6 दिन के लिए ये कैंपेन है, हफ्ते तक चलेगी। फिर 2 दिन हमारे कैचअप डेज होंगे, उसमें जो लोग रह जाएंगे उनको भी हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम्स मुतहरक हैं और वो इन्हीं लोगों के लिए, बच्चों के लिए आ रही हैं। आप जो मेरे आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों को जरूर पोलियो की वैक्सीन जब भी आते हैं आपके पास ये इनको कतरे भी पिलवाएं। बिल्कुल, और ये चीज डिस्कस करने का मकसद भी होता है कि लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और ये दूसरी पोलियो मुहिम है दिसंबर की जिसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अब यहाँ पर लोगों का ताउन बहुत ज्यादा दरकार होता है क्योंकि ये मुहिम तभी कामयाब होगी जब लोग इस पे ताउन करेंगे, अपने बच्चों को कतरे पिलाएंगे। ये इंजेक्शन हैं, कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि डीसी साहब ने कहा 6 रोज ये मुहिम जारी रहेगी। अभी हम मजीद इस पे बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। डॉक्टर उजाला नैयर जो कि सर्विलेंस ऑफिसर हैं पंजाब पोलियो प्रोग्राम, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं मसरूफियात जिस तरह से बढ़ जाती हैं। कैंपेन ये दूसरी शुरू हुई है, डीसी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मकसद इसका क्या है? देखिए, ये जो इंजेक्टेबल की कैंपेन है ये हम बड़ा महंगा इंजेक्टर है उसके ज़रिए हम कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि ओरल पोलियो के कतरे तो आपके घर घर जाके आपको पिला लेते हैं, लेकिन उनके साथ अगर टीका भी लग जाए, जैसे दिसंबर में जिस बच्चे ने कतरे पिए हैं अगर साथ ही उसको पोलियो का टीका भी लग जाए तो वो बच्चा महफूज हो जाता है। रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। अगर उसको टीका लग जाएगा उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, वो पोलियो से बच जाएगा। सही।
ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जैसे अब हमने ये लाहौर, डीजी खान और राजनपुर 3 डिस्ट्रिक्ट की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में शुरू किया है, जहाँ पे मुसलसल पोलियो का वायरस आ रहा था। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। पिछले 2 साल से मुसलसल हम पोलियो से, मतलब अगर 26 केसेस पंजाब से आए हैं तो उसमें से 17 केसेस तकरीबन डीजी खान, लाहौर और राजनपुर से थे। डॉक्टर उजाला, मुझे ये बताइएगा, पोलियो के कतरे पिलाना लोगों को एक बड़ा चैलेंज है। अब बात जब इंजेक्शन पे आ गई है, किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि अच्छा कतरे भी और आप इंजेक्शन भी लगवाएं, आपके बच्चों के लिए बहुत मौसर है। लोग तो कतरे पिलाने को तैयार नहीं ना होते। देखें, एक बहुत कम परसेंटेज है लोगों की जो बच्चों को कतरे नहीं पिला रहे, और उसका नतीजा वो देख रहे हैं बिल्कुल कि बच्चे फालिज, मजदूरी, इवन डेथ तक हो रही है। पोलियो का इलाज तो मुमकिन नहीं है। अब इतना पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने इन्वेस्ट किया है, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सबसे पहले तो जिन इलाकों में कैंपेन है वहाँ लोगों के घरों पे 2-2 सोशल मोबिलाइजर, एक बंदा जाएगा, उनको बता रहा है कि जी आपके इलाके में, आपके घर के पास इस जगह पे टीम बैठी हुई है, और हम टीका घर घर नहीं भेज सकते क्योंकि घर घर भेजने से वो खराब हो जाता है। बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कोल्ड चेन मेंटेन करनी है उसकी। तो इसलिए वो टीम घर घर जाके लोगों को बता रही है। उन्होंने पहले बच्चों की रजिस्ट्रेशंस की हैं कि जिन जिन घरों में हमारे एलिजिबल एज ग्रुप के 4 महीने से 59 मंथ्स तक के बच्चे मौजूद हैं, अब उनको दोबारा जाके मैसेज दे रहे हैं, मस्जिद में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, ये जो हम यहाँ पे भी बैठे हैं। तो अब ये हमारा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को इन सेंटर्स पे भेजें और वहाँ पे टीका लगवाएं। सही, ठीक, सही। मुश्किल है, ठंड है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके लिए अपने बच्चे के लिए एफर्ट करनी है। बिल्कुल करनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बारहा हमने पोलियो मुहिम देखा चलाई गई है, इस दफ़ा कुछ हिकमत अमली में तब्दीली भी लाई गई है, तो इससे क्या हम कह सकते हैं कुछ बेहतर नताइज निकल आएंगे? डेफिनेटली, जैसे कि डीसी साहब ने भी आपको बताया कि बहुत अरसे के बाद लाहौर के 2 सैंपल्स नेगेटिव हुए हैं। सैंपल हम ये एनवायरनमेंट से लेते हैं, गंदे नाले से लेते हैं और 5 जगह से ले रहे हैं, सीवरेज से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मुसलसल, क्योंकि हर शहर के अपने डायनामिक्स हैं, कोविड की वजह से। अच्छा, लाहौर की अगर स्पेशली बात करें तो 2 पॉइंट ऐसे हैं, गुलशन एरावी डिस्पोजल, जहां से बार बार जो है वो सैंपल पॉजिटिव आता है। तो ये तो मुतवातर ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन इस दफा 2 जगह से हमारा सैंपल नेगेटिव हुआ है। सही, वो कैंपेन की वजह से हुआ है। कोविड की वजह से हम बीच में कैंपेन नहीं कर सके थे, क्योंकि जाहिर है आपने रिस्क देखना होता है कि कोविड का रिस्क ज्यादा है या पोलियो का। सही। लेकिन अब जैसे ये कैंपेन्स हो रही हैं और SOPs फॉलो हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अब ये टीके लगेंगे। तो जैसे गुलशन रावी में जो आपने जिक्र किया है साइट का, उसकी जो ड्रेनेज यूसीज हैं, यानी जहां से गंदा पानी उस जगह पे आ रहा है, वो यूसीज कवर्ड हैं, उधर टीके लग रहे हैं। तो अब जब बच्चों को टीके लगेंगे तो उससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे ही सैंपल इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में इसका इम्पैक्ट आएगा और वो नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। मुझे ये बताएगा, क्या एज ग्रुप है बच्चों का जिनको ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे, ताकि देखने वाले जो हैं उनको पता हो कि उन्होंने अपने बच्चों को इंजेक्शन के लिए लेके जाना है? बिल्कुल, 4 महीने से लेके 5 साल तक, 59 मंथ्स तक के बच्चों को ये लगेगा। और अगर उनको पहले हिफाजती टीकों में IPV लगा हुआ भी है, इंजेक्टेबल पोलियो लगा हुआ भी है, तो दोबारा भी लगाना है। सही। और इसकी एक खसूसियत ये भी है कि ये एयर इंजेक्टर्स हैं, इसमें सुई नहीं लगेगी जाके। अच्छा। तो ये हवा के प्रेशर से लग जाएगा। सही। तो ये बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट ने इस पे बहुत इन्वेस्ट किया है। तो हर एक से बस यही रिक्वेस्ट है कि 4 महीने से लेके 59 मंथ्स, 4 मंथ्स टिल 59 मंथ्स, 5 साल तकरीबन, छोटे बच्चे के 4 महीने से छोटे बच्चे को नहीं लगेगा, तो उनको ये लगना है वैक्सीन। और इस पे आपका ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप बर वक्त अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवा सकें। टाइमिंग कोई कैंप्स की है, जिन लोगों ने जाना है वो इस टाइम तक जा सकते हैं? देखिए, सुबह 8 बजे से टीमें फील्ड में हैं। ठीक है, और ये 2 बजे 3 बजे तक वहाँ बैठी हुई हैं। उसके बाद चूंकि हमने सारा वो डाटा इकट्ठा करना होता है, तो फिर ये अपने सेंटर्स पे होते हैं। ठीक है। तो आपके घर का जो नियरेस्ट सेंटर है, वहाँ से अपनी सहूलत से, जैसे अभी चले सुबह ठंड है, 10-11 बजे 12 बजे, मतलब ऑनवर्ड्स 6 से 7 घंटे टीम्स वहाँ मौजूद हैं। सही। तो जैसे जैसे घर के करीब है वहाँ लगवा लें। अगर खुदा ना खास्ता मिस भी हो जाता है, जैसे 6 दिन कैंपेन चलनी है, तो एक इलाके में 3 दिन है, फिर 3 दिन है,
तो 7वें दिन पे दोबारा वो आपके इलाके में आएगा। सही, कैचअप डेज जैसा कि कहा गया है कैचअप की डेज, तरफ से। हाँ। तो इस पे आपका ताउन नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की जा रही है। अगर लोग ताउन नहीं करेंगे, अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, तो इस तमाम प्लानिंग का, इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर उजाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ हिमानी की प्रोडक्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हिमानी का ऑयल है और हिमानी की प्रोडक्ट्स के बारे में 100% मैं आपको ये बता सकती हूँ कि नेचुरल ये चीज़ें हैं जिनका अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो 100% इसके नताइज जो है मिल सकते हैं। ये प्रोडक्ट इस वक्त ऑयल आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ा है, साथ ही साथ मेरे सामने जी साइनस ड्रेन है। और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसम की तब्दीली के जो असरात होते हैं, ठंड लग जाना, नाक का बहना, ये इसके लिए प्योर हल निकाला गया है और 100% कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसका इलाज ढूंढा गया है। सोजिश और सूजन को ये कम करता है, ठंडक के असरात को कम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें 100% कुदरती अशिया का इस्तेमाल किया गया है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बारहा सभी लोगों की कोशिश होती है कि प्रोडक्ट्स जो ली जाएँ किसी भी किस्म के इलाज के लिए उसका साइड इफ़ेक्ट कोई ना हो। तो हिमानी की प्रोडक्ट्स इस टाइम मेरे पास हैं, ये 100% रिकमेंडेड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मौसमी असरात के साथ साथ वो लोग जो कि बालों के मसाइल का शिकार हैं, डिफरेंट रेंज ऑयल की मौजूद है जो कि टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। इससे आपके मसाइल जो हैं वो बहुत हद तक कम भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ, शामिल कर लेते हैं आज के भाव। नबील रजा मलिक मार्केट में मौजूद है। नबील, बताइए सब्जियों की कीमतें। जी, मैं इस वक्त मॉडल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और अगर आज लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम तो बहुत सर्द और ख़ूबसूरत सुहाना है, लेकिन अगर फलों और सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी लाहौरियों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज और दीगर अशिया की तो उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं और सबसे ज़्यादा अदरक की कीमत में जो इजाफा देखने में आ रहा है, आज भी अदरक सरकारी रेट में 10 रुपये इजाफे के साथ 690 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जाने का हुक्म जारी किया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन ओपन मार्केट में अदरक 690 की दस्तियाब नहीं है बल्कि 1000 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है, जिसकी वजह से लाहौरियों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि अदरक के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम सस्ती अशिया ख़रीद कर उनका इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह अगर लहसुन की बात की जाए तो वो 275 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट जारी है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 से 325 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए प्याज की तो आज प्याज और टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर 105 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है, लेकिन ओपन मार्केट में 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में। ठीक है जी, नबील रजा मलिक हमारे साथ मौजूद है और मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं नबील ने हमें बता दिया। आगे बढ़ लेते हैं। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी सबसे पहले बीफ अगर आप खरीदना चाह रहे हैं पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपीज़ में, और इसी तरह बीफ मिन्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 565 रुपये में अवेलेबल है। जी, तो मटन पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपये किलो में और मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1390 रुपये किलो में। चिकन रेट क्या है? जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 219 रुपये में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 318 रुपये में। जी नाज़रीन, ये तो थे रेट्स आपके साथ शेयर कर दिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात कर लेते हैं मुनफरिद अंदाज़े बयां, मुनफरिद लबो लहजों के हामिल जो शायर जॉन एलिया हैं जिनकी आज सालगिरह है। सालगिरह मनाई जा रही है। कुछ मुख्तलिफ अंदाज, मुनफरिद अंदाज उनका क्या है आपको भी दिखाते हैं। जैसे जॉन एलिया अपने मदाहों के लिए आज भी जिंदा हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।